नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लॉ सुनो। मैं हूं इस चैनल का होस्ट और आपका वकील दोस्त। आज हम एक ऐसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो ना सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के भी गहरे पहलुओं को छूता है। भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा तनाव, हवाई क्षेत्र पर लगाए गए प्रतिबंध और हालिया ऑपरेशन सिंदूर जैसी खबरों का कानूनी विश्लेषण। जब भी दो देशों के बीच तनाव बढ़ता है तो ना सिर्फ बंदूकें गरजती हैं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून भी अपनी कसौटी पर परखे जाते हैं। आज की इस चर्चा में हम 4 मुख्य बिंदुओं पर गहराई से बात करेंगे। पहला, अंतर्राष्ट्रीय हवाई कानून। दूसरा, युद्ध की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय कानून। तीसरा, सीमा विवादों का कानूनी समाधान। और चौथा, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। तो चलिए बिना किसी देरी के इस महत्वपूर्ण कानूनी विश्लेषण को शुरू करें। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई कानून, इंटरनेशनल एविएशन लॉ और हवाई क्षेत्र प्रतिबंध। दोस्तों, जब भी दो देशों के बीच तनाव बढ़ता है, सबसे पहले हवाई यातायात प्रभावित होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच भी अक्सर ऐसा देखा गया है। सवाल उठता है कि ये प्रतिबंध किस कानून के तहत लगाए जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात को नियंत्रित करने वाला जो मुख्य अंतर्राष्ट्रीय समझौता शिकागो कन्वेंशन 1944 है, हम कहते हैं शिकागो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन 1944। इस कन्वेंशन ने अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन जैसे इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में ICAO, की स्थापना की। ICAO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो हवाई यातायात के नियम और मानक तय करती है। शिकागो कन्वेंशन के अनुच्छेद 1 के अनुसार प्रत्येक राज्य को अपने क्षेत्र के हवाई क्षेत्र पर पूर्ण और अनन्य संप्रभुता प्राप्त होती है। इसका मतलब है कि कोई भी देश अपने हवाई क्षेत्र को बंद करने या उस पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार रखता है। इसी कन्वेंशन का जो अनुच्छेद 9 है, ये बात करता है प्रोहिबिटेड एरिया के बारे में। अब यह अनुच्छेद राज्यों को सैन्य कारणों या सार्वजनिक सुरक्षा के लिए कुछ क्षेत्रों को निषिद्ध क्षेत्र घोषित करने या हवाई यातायात को प्रतिबंधित करने की अनुमति देता है। यह अस्थायी प्रतिबंध हो सकता है, जैसा कि भारत और पाकिस्तान द्वारा तनाव के दौरान देखा जाता है। सूचना का आदान प्रदान, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, ICAO के नियम यह भी कहते हैं कि ऐसे प्रतिबंधों की सूचना सभी संबंधित एयरलाइंस और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तुरंत देनी होती है ताकि उड़ानें प्रभावित ना हो या वैकल्पिक मार्ग अपनाया जा सके। इसे नोटम या नोटिस टू एयरमैन के जरिए किया जाता है। गैर सैन्य विमानों की सुरक्षा, सेफ्टी ऑफ नॉन मिलिट्री एयरक्राफ्ट। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये नियम आमतौर पर सैन्य विमानों पर लागू नहीं होते, लेकिन ICAO नागरिक विमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर देता है, भले ही राजनीतिक तनाव हो। तो संक्षेप में जब समझते हैं से, जब कोई देश अपना हवाई क्षेत्र बंद करता है तो वह अंतर्राष्ट्रीय हवाई कानून के तहत अपने संप्रभु अधिकार का प्रयोग कर रहा होता है, खासकर शिकागो कन्वेंशन के अनुच्छेद 1 और 9 के तहत। अब हम समझते हैं कि युद्ध की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय कानून, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ IHL क्या कहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर जैसी शब्दावली, भले ही अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि ना हुई हो, तनाव को एक अलग स्तर पर ले जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर स्थिति बिगड़ती है और युद्ध जैसी स्थिति बनती है, कौन से अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू होते हैं। यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और युद्ध के नियम महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून, जिसे अक्सर लॉ ऑफ वॉर, युद्ध के नियम भी कहा जाता है, सशस्त्र संघर्षों के दौरान लागू होने वाले नियमों का एक सेट है। का मुख्य उद्देश्य मानवीय कारणों से सशस्त्र संघर्ष के प्रभावों को सीमित करना है। जेनेवा कन्वेंशन और उनके अतिरिक्त प्रोटोकॉल, ये IHL के मुख्य स्तंभ हैं। ये नागरिक आबादी, युद्धबंदियों जैसे प्रिजनर्स ऑफ वॉर POWs, घायल और बीमार सैनिकों के संरक्षण से संबंधित है। नागरिकों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस, IHL के तहत नागरिक आबादी को सीधे हमले से बचाना होता है। सैन्य अभियानों को केवल सैन्य उद्देश्यों, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव पर निर्देशित किया जाना चाहिए। भेदभाव का सिद्धांत, यह सिद्धांत कहता है कि लड़ाकों और गैर लड़ाकों के बीच हमेशा भेद किया जाना चाहिए। हमला केवल लड़ाकों पर ही किया जा सकता है। प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, अनुपातिकता का सिद्धांत, यह सिद्धांत कहता है कि किसी सैन्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया गया हमला, अगर उसमें नागरिकों को होने वाले आकस्मिक नुकसान या उनकी संपत्ति को होने वाली क्षति उस सैन्य लाभ से बहुत अधिक हो, वह हमला अनुचित माना जाएगा।
और युद्ध बंदियों का मानवीय व्यवहार, ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ पीओडब्ल्यूज। यदि कोई सैनिक पकड़ा जाता है तो उसे जेनेवा कन्वेंशन के अनुसार मानवीय व्यवहार दिया जाना चाहिए, उन्हें यातना नहीं दी जा सकती। रासायनिक और जैविक हथियारों पर प्रतिबंध, IHL के तहत इन हथियारों का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है, जैसा कि रासायनिक हथियार कन्वेंशन, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन और जैविक हथियार कन्वेंशन, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन में उल्लिखित है। साइबर वॉरफेयर, जिसे हम साइबर युद्ध कहते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय कानून, तो आधुनिक समय में साइबर हमले भी युद्ध का हिस्सा बन सकते हैं। IHL यह तय करने की कोशिश करता है कि साइबर हमले कब एक सशस्त्र हमले के बराबर होते हैं और उन पर युद्ध के नियम कैसे लागू होते हैं। तो IHL का पालन करना हर उस देश की अंतर्राष्ट्रीय कानूनी बाध्यता है जो इन संधियों का हस्ताक्षर करता है। इसका उल्लंघन करने पर युद्ध अपराध मतलब वॉर क्राइम्स के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। अब तीसरा हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि सीमा विवादों का कानूनन समाधान क्या है। लीगल रेजोल्यूशन ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का एक मूल कारण हमेशा से सीमा विवाद रहा, चाहे वह कश्मीर मुद्दा हो या अन्य सीमांत क्षेत्र। अंतर्राष्ट्रीय कानून इन विवादों को सुलझाने के लिए क्या रास्ते सुझाता है, समझने की कोशिश करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कानून विभिन्न तरीकों से सीमा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का मार्ग प्रशस्त करता है। सबसे पहला है नेगोशिएशन और मीडिएशन, मतलब नेगोशिएशन और मध्यस्थता। सबसे सीधा रास्ता दोनों देशों के बीच सीधी बातचीत है। भारत और पाकिस्तान ने अतीत में कई बार ऐसा किया, जैसे शिमला एग्रीमेंट, लाहौर डिक्लेरेशन। शिमला एग्रीमेंट 1972 में और लाहौर डिक्लेरेशन 1999 में। अच्छा, तीसरे पक्ष की मध्यस्थता, यदि सीधी बातचीत विफल हो जाती है तो तीसरा देश या अंतर्राष्ट्रीय संगठन मध्यस्थता की पेशकश कर सकता है। हालांकि भारत ऐतिहासिक रूप से कश्मीर मुद्दे पर तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से इनकार करता रहा है, इसे एक द्विपक्षीय मुद्दा मानता है। अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ। तो ICJ संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग है। देश अपनी मर्जी से अपने विवादों को ICJ के समक्ष ला सकते हैं। हालांकि ICJ का अधिकार क्षेत्र विवादित क्षेत्रों की सहमति पर, विवादित देशों की सहमति पर निर्भर करता है। भारत और पाकिस्तान ने अभी तक अपने विवादों को ICJ के समक्ष नहीं लाया। अब जैसे कुलभूषण जाधव के मामले को ICJ में ले गया, जो वियना कन्वेंशन के उल्लंघन से संबंधित, न कि सीधा सीमा विवाद। और आर्बिट्रेशन, यह एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है जहां पार्टियां एक या अधिक आर्बिट्रेटर नियुक्त करती हैं जो विवाद पर एक बाध्यकारी निर्णय देते हैं। ये ICJ की तुलना में अधिक लचीला हो सकता है। और क्या हो सकती है डिलिमिटेशन और डिमार्केशन। डिलिमिटेशन क्या होता है? यह किसी समझौते या संधि के माध्यम से सीमा की कानूनी परिभाषा है। और डिमार्केशन, यह जमीन पर सीमा को भौतिक रूप से चिन्हित करना, जैसे खंभों या फेंसिंग के द्वारा। इन प्रक्रियाओं को पूरा करके कई सीमा विवादों को स्थायी रूप से हल किया जा सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर देता है। भारत पाकिस्तान के मामले में राजनीतिक इच्छा शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सिद्धांतों का पालन ही स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। और चौथा हम समझेंगे नेशनल सिक्योरिटी लॉ, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। अंत में चलिए समझते हैं कि ऐसी तनावपूर्ण स्थितियों में भारत और पाकिस्तान दोनों अपने को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किन कानूनों का सहारा लेते हैं। दोनों देशों में राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने के लिए विशिष्ट कानून, जो बाहरी और आंतरिक खतरों से सरकारों को विशेष शक्तियाँ। सबसे पहले भारत की बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कहते हैं, यह केंद्र और राज्य सरकारों को किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक निवारक हिरासत, प्रिवेंटिव डिटेंशन का पालन, गैर कानूनी गतिविधियां, आम अधिनियम, सॉफ्ट प्रिवेंशन एक्ट, UAPA 9, आतंकवाद और गैर कानूनी मजबूत कानून है। यह व्यक्तियों और संगठनों को आतंकवादी घोषित करने और आतंकी वित्त पोषण पर रोक लगाने, जांच एजेंसियों को व्यापक शक्तियां देने का प्रावधान करता है। समझते हैं सशक्त बल विशेष शक्तियां अधिनियम, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, AFSPA। यह अशांत क्षेत्र शब्द एरिया होते हैं, में सशस्त्र बलों को विशेष करता है, जैसे बिना वारंट गिरफ्तारी, में गोली चलाने। कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट राज्यों में लागू होता है। समझे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का, साइबर सुरक्षा और निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर गलत सूचना और दुष्प्रचार के प्रसार को रोकने। समझते हैं पाकिस्तान में कौन से कानून है, तो एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 भारत के UAPA के समान है, जिसमें आतंकवाद से संबंधित अपराधों से निपटने और संदिग्धों को हिरासत में लेने के लिए व्यापक शक्तियां शामिल। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, यह कानून भी निवारक हिरासत मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन और राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियों को रोकने के प्रावधान को शामिल करता है। आर्मी एक्ट, पाकिस्तान में सैन्य अदालतों और सैन्य कर्मियों से संबंधित अपराधों को नियंत्रित करने में यह महत्वपूर्ण, खासकर जब राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में। प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक प्राधिकरण अध्यादेश
ये मीडिया को नियंत्रित करता है और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित सामग्री के दायर पर प्रतिबंध लगा सकता है। तो ये कानून सरकारों को राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करते हैं, लेकिन इनकी शक्तियों का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के दायरे में होना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, भारत और पाकिस्तान के बीच का तनाव सिर्फ एक राजनीतिक या सैन्य मुद्दा नहीं है, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के विभिन्न आयामों को भी छूता है। चाहे वह हवाई क्षेत्र पर नियंत्रण हो, युद्ध की स्थिति में मानवीय व्यवहार हो, सीमा विवादों का समाधान हो या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कानूनों का उपयोग, हर पहलू पर अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू कानून की गहरी छाप है। हमें उम्मीद है कि आज की इस चर्चा से आपको इस जटिल मुद्दे के कानूनी पहलुओं में मदद मिली हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और दोस्तों को सब्सक्राइब करना ना भूलें।